हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है ठीक ही होगी। चलिए, तो कल हमने स्टार्ट किया था चैप्टर 1 ऑफ साइंस, हेल्थ एंड हाइजीन। हेल्थ एंड हाइजीन स्टार्ट किया था, जिसमें हमने हेल्थ को पढ़ा था। हेल्थ के बारे में, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग। मीन्स अगर आप फिजिकली और मेंटली पूरी तरह से फिट हो, इट मीन्स यू आर हेल्दी। अब आपकी हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए एक तो आपको क्या करना चाहिए था, कुछ पॉइंट्स थे। फर्स्ट था कि बैलेंस डाइट लेनी, वी शुड टेक बैलेंस डाइट रेगुलरली, वी शुड प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम डिजीजेस, एक्सरसाइज रेगुलरली, मेंटेन हाइजीन। हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अब गंदगी में रहते हैं तो चांसेस हैं बीमार होने के। एंड टेक एडिक्वेट रेस्ट एंड स्लीप। इन सब चीज़ों के अलावा आपको रेस्ट भी प्रॉपर लेना है और साउंड स्लीप लेनी है, आराम से 6 to 8 आवर्स की स्लीप भी लेनी है। अब बैलेंस डाइट को जो हमने कल देखा था, डिस्क्राइब किया था कंपोनेंट्स ऑफ फूड में। तो आज हम कंपोनेंट्स ऑफ फूड लेते हैं डिटेल में। फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ फूड इज कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स आर नोन एज एनर्जी गिविंग फूड। इनको बोलते हैं हम एनर्जी गिविंग फूड बिकॉज दे प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी। इंस्टेंट एनर्जी मिलती है आपको। जैसे आप ड्रिंक लेते हो, नींबू पानी लेते हो, शुगर एंड स्टार्च आर द मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स जैसे आप लेते हो, नींबू पानी अगर आप लेते हो, आपको तो इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। तो शुगर प्रोवाइड्स इंस्टेंट एनर्जी। ओके, तो कार्बोहाइड्रेट्स किसके अंडर आएंगे? एनर्जी गिविंग फूड। और ये क्या करेंगे? आपके सोर्सेज क्या हो जाएंगे इसके? सीरियल्स, राइस, बनाना, चपाती, ब्रेड, नूडल्स एक्सेट्रा। देयर आर मेनी सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। यू कैन टेक एनी वन ऑफ देम। ओके, जो भी आपको पसंद है आप उसमें से ले सकते हो, जो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों से आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। सेकेंड कंपोनेंट ऑफ फूड है फैट्स। फैट्स क्या होती है? These are also known as energy giving food. Fats are also known as energy giving food. इनसे भी हमें एनर्जी मिलती है। सोर्सेज क्या है फैट के? घी, बटर, चीज, पनीर, और फैट नट्स में भी होता है। दूध के अंदर देखोगे उसके ऊपर भी जो लेयर होती है वो फैट लेयर कई बार उसमें जम जाती है। तो और भी चीज़ों में, मटन के साथ भी अगर आप देखोगे उसमें भी फैट होता है। थोड़ा थोड़ा कंटेंट बहुत सारी चीज़ों में होता है, लेकिन जो मेन सोर्सेज हैं, अगर आप घी, चीज़, बटर, ऑयल, ये सारे मेन सोर्सेज हो गए। बाकी दूसरी सोर्सेज में विजिबल है या नहीं है वो डिपेंड करता है, लेकिन होता बहुत सारी चीज़ों के अंदर फैट है। फैट भी क्या होते हैं? एनर्जी गिविंग फूड। फैट ऑल्सो गिव्स एनर्जी। ओके, तो ईटिंग टू मच फैट कैन बी हार्मफुल। अगर आप एक्सेस में फैट ले रहे हो तो इट मे बी हार्मफुल। रीजन क्या है? बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाएगा। बॉडी में जब फैट एक्यूमुलेट होता है तो आपकी जो वेन्स होती है उसमें फैट एक्यूमुलेट होने लगता है, इकट्ठा होने लगता है। 40+ के बाद लोगों को ये सारी प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती है। रीज़न क्या होता है कि 40s की एज में जाके लोग इनएक्टिव हो जाते हैं, फिजिकली उतने ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं। तो जो फैट होता है वो जब फिजिकली एक्टिव नहीं है तो बर्न नहीं होता है। बर्न नहीं होगा तो अक्यूमुलेट होगा, अक्यूमुलेट होगा तो वेन्स में भी कलेक्ट होगा, वेन्स में कलेक्ट होगा तो फिर हार्ट अटैक के चांसेस या फिर दूसरी हार्ट डिजीजेस के चांसेस आपको बन सकते हैं। बच्चों को तो रेगुलर डाइट में अच्छे से फैट ले सकते हैं क्योंकि आप लोग फिजिकली ज़्यादा एक्टिव होते हो। लेकिन जो बच्चे कई बार इतने ज़्यादा फैट ले लेते हैं कि ओबिसिटी हो जाती है। ओबिसिटी क्या होता है? मोटापा। तो वो बच्चों को थोड़ा सा अपनी एक्सरसाइज कर लेनी चाहिए, साइकिलिंग करनी चाहिए, क्योंकि ओबिसिटी अपने आप में कई बीमारियों को इनवाइट कर देगी या फिर उसकी वजह से आप बीमार हो सकते हो। तो फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर नोन एज एनर्जी गिविंग फूड। अब जैसे हम उसको डिस्क्राइब करेंगे, डिवाइड करते हैं बैलेंस डाइट को, तो 2 कंपोनेंट आपको रेगुलर डाइट में इसमें से लेने हैं। सब्जी तो आप बनाते हो तो उसमें फैट कंज्यूम होता है, ऑयल यूज होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा। चपाती अगर ले रहे हो तो वो कार्बोहाइड्रेट हो गया, और उसमें अगर आपने घी अप्लाई किया चपाती के ऊपर तो वो फैट मिक्स हो जाता है उसमें। नेक्स्ट आएगा हमारे पास प्रोटीन्स। सेकेंड ग्रुप क्या है हमारा? प्रोटीन। इसको बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी बिल्डिंग फूड मीन्स द बिल्ड प्रोटीन बिल्ड आर मसल्स। ये मसल्स को बिल्ड करता है। हमारे जो भी आपके मसल्स है उनको अगर बिल्ड करना है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन अपनी डाइट में ऐड करना होगा। वी नीड प्रोटीन्स फॉर ग्रोथ, बिल्डिंग ऑफ मसल्स एंड फॉर रिपेयरिंग worn out tissues। worn out tissues मीन्स
बॉडी में कहीं भी इंजरी हुई है, कोई पार्ट इंजर्ड हुआ है, उसके जो टिश्यूज होते हैं, आपको पता है बॉडी इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल मतलब सेल्स मिलकर टिश्यूज बनाते हैं, फिर टिश्यूज मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं। तो बेसिक यूनिट ऑफ द बॉडी इज सेल। अब सेल मिलकर बनाएंगे टिश्यूज मिलकर बनाएंगे ऑर्गन, और ऑर्गन्स मिलकर बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम मेक आवर बॉडी। होल बॉडी किससे बनी होती है? डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन सिस्टम्स के। तो बेसिक यूनिट क्या होगी? हमारी सेल। अब बहुत सारी सेल्स मिलकर सिमिलर फंक्शन और उनका जो मॉर्फोलॉजिकली और फंक्शनली वो सेम होते हैं, वो एक जैसे टिश्यूज बना देते हैं। तो कई बार आपके टिश्यूज डैमेज हो जाते हैं, उनको रिपेयर करने के लिए आपको चाहिए होता है प्रोटीन। ओके, और आपकी एज के बच्चों को, जैसे आप क्लास 5 में हो, तो आपको चाहिए मोर एंड मोर प्रोटीन। तो आप प्रोटीन डाइट में शामिल करो, एग्स खाओ, जो नॉन वेजिटेरियन है चिकन मटन ये सब ले सकते हो, अदरवाइज पल्सेस आर द सोर्सेज ऑफ पल्सेस जानते हो ना, पल्सेस आर द सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स। पल्सेस होती हैं दालें, तो आप ये भी ले सकते हो। नेक्स्ट ग्रोथ में तो ये हो गया बॉडी बिल्डिंग फूड, मसल जिससे बिल्ड होती है। डाइट उसमें जिम में जाओगे तो वो आपको प्रोटीन रिच कंटेंट दे देता है, उसको ये ड्रिंक करने के लिए तो आपको देता है। इसलिए मसल्स एक्चुअली नंबर ऑफ मसल्स तो सभी में सेम होती है, लेकिन जो थिकनेस और थिननेस पर डिपेंड करता है आपकी बॉडी की मोटापा। किसी की मसल्स इतनी थिक हो जाती है तो मोटे हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट ग्रुप है विटामिन्स। विटामिन्स क्या होते हैं? प्रोटेक्टिव फूड। ये आपकी मसल्स को बिल्ड नहीं करेंगे, आपको फैटी नहीं बनाएंगे। विटामिन्स एंड मिनरल्स, इन दोनों का फंक्शन क्या होता है? ये प्रोटेक्टिव फूड है। एक्चुअली प्रोटेक्टिव फूड का मतलब होता है जो आपको बीमारियों से बचाएंगे, प्रोटेक्शन देंगे, आपको सेव करेंगे, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। किससे करेंगे भाई? बीमारियों से, डेफिनेटली ना। किससे बचना है हमें? बॉडी को किससे बचना होता है? बीमारी से ही तो बचना है। तो ये होते हैं हमारे प्रोटेक्टिव फूड्स। विटामिन्स हेल्प आवर बॉडी फाइट अगेंस्ट डिजीज एंड कीप अस हेल्दी। विटामिन्स कौन से होते हैं? आपने सुना होगा विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है, उसमें B1 B2 ऐसे करके 12 विटामिन्स होते हैं, जिसमें बी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। विटामिन सी इन्फेक्शियस डिजीजेस को कंट्रोल करता है। विटामिन सी डिजीजेस के बारे में अभी बताऊंगी, किस विटामिन डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है। विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के ऑल्सो दे आर। के मेंशन नहीं है आपकी बुक में, बट के भी होता है, ठीक है। मिनरल्स कौन से होते हैं? जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन और बेटा आयोडीन, ये सारे क्या होते हैं? फास्फोरस, ये सारे क्या होते हैं? मिनरल्स। ये हमें बड़ी कम अमाउंट में, इनकी नीड जो होती है वो बहुत लेस अमाउंट में होती है। रीजन क्या है? इनकी जो रिक्वायरमेंट है आपकी बॉडी को बहुत कम चाहिए होते हैं, तो इसीलिए इनको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। और जो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स, दीज आर नोन एज मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रो मीन्स एक्सेस में इनकी जरूरत होती है, और विटामिन्स एंड मिनरल्स आर नोन एज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रो मीन्स लेस अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं। अब इस सब चीज़ों के अलावा आवर बॉडी ऑल्सो नीड्स वाटर एंड रफेज। बिना पानी के कितना टाइम तक रह सकते हो? 2-4 मिनट। 2-4 मिनट तो सिर्फ ऑक्सीजन नहीं मिलता है तब तक ही सर्वाइव कर सकते हो। बिना पानी के 1-2 दिन रह सकते हो, 1 दिन रह सकते हो। फास्टिंग में कई बार लोग रह सकते हैं, ठीक है। तो एक मतलब 1 डे इतना रह सकते हो, उसके बाद बॉडी डिहाइड्रेट होना शुरू हो जाएगी। ऑक्सीजन के बिना 5-6 मिनट तक सर्वाइव कर सकते हैं, बट बिना पानी के तो हम 1 दिन तक सर्वाइव कर सकते हैं। तो वाटर इज वेरी एसेंशियल फॉर आवर बॉडी। ओके, क्यों जरूरी है पानी? बॉडी को हाइड्रेट करता है। पानी क्या होता है? बॉडी को हाइड्रेट करता रहता है। दूसरा क्या करता है? बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। जो बॉडी का टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन करता रहता है टाइम टू टाइम। सर्दियों में भी ऐसा नहीं है। जब सर्दियों में आप गर्म पानी पीते हो तो आपकी बॉडी को, जो आपको बॉडी को अंदर से शिवरिंग हो रही होती है, वो कंट्रोल हो जाती है। ठंडा पानी पियोगे तो ठंड लगती है, लेकिन अगर आपने थोड़ा सा वार्म वाटर पीते हो तो आपको अच्छा फील होगा। तो फिर को जो पानी होता है वो बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। रफेज क्या होता है? फाइबर पार्ट। जो प्लांट फाइबर्स होती है उसको बोलते हैं रफेज। इट हेल्प्स इन डाइजेशन एंड ऑल्सो हेल्प इन टू गेट रिड द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उसको रिमूव करने में हेल्प करता है रफेज। तो रफेज भी आपको डेली डाइट में ऐड करना है। रफेज किससे मिलेगा आपको? रॉ वेजिटेबल्स, सैलेड्स। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी
फाइबर मिलेगा आपको इन सब चीज़ों से, और पानी तो आपको पीना ही है। अब लेंगे बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होती है? ये सारी चीज़ें, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन एंड मिनरल्स जिस डाइट में प्रॉपर अमाउंट में होगा उसको हम बोल देते हैं बैलेंस डाइट। नाउ व्हाट इज बैलेंस डाइट? बैलेंस डाइट क्या होता है? A diet that contains the right proportion of different nutrients, roughage and water needed for the proper functioning of our body is known as balanced diet. Means उस diet में सारे nutrients proper amount में होने चाहिए, roughage and water is also there. That diet is known as balanced diet. अगर एक बच्चा daily diet में bread लेता है, noodles लेता है, लेकिन वो दाल नहीं खाता है, it means he or she is not taking balanced diet. Okay. तो आपको चारों जो पांचों जो कंपोनेंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन एंड प्रोटीन्स, मिनरल्स, सारी चीज़ें आपको बैलेंस अमाउंट में लेनी है। साथ में उसके रफेज और पानी भी लेना है। अब रफेज आप अलग से नहीं लेते हो, क्या करना है फिर उसके लिए? रफेज का कोई अलग से नहीं है उसका कि इससे आपको प्रोवाइड कर सकते हैं रफेज का सोर्स। रफेज क्या है? आप जो रॉ वेजिटेबल्स लेते हो वही उसी से आपको रफेज मिल जाता है। या फिर जो फ्रूट्स लेते हो, जो फ्रूट्स में जो फाइबर होता है वही रफेज होता है। जैसे आपने ऑरेंज खाया, मैंगो आप खाते हो, उसके अंदर जो फाइबर वाला पार्ट होता है दैट इज नोन एज रफेज। तो उसके लिए अलग से आपको कोई एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। वो आप रेगुलर डाइट जो ले रहे हो उसी में आपको रफेज मिल रहा है, बशर्ते कि आप उसको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के फॉर्म में ही खा रहे हो। ठीक है। जूस फॉर्म में अगर आप लेते हो तो रफेज पार्ट उसका रिमूव हो जाता है। जैसे जूस एक्सट्रैक्ट कर लिया आपने ऑरेंज से, तो उसका जो फाइबर वाला पार्ट है वो आपने फेंक दिया सिर्फ उसका जो जूस है, विटामिन सी उसमें से एक्सट्रैक्ट करके पी लिया आपने। तो कोशिश आपको क्या करनी है, ऑरेंजेस है या मैंगो है या जो भी फ्रूट्स लेते हो आप, जूसी फ्रूट्स भी, उसको भी आप ऐसे ही खाया करो, जूस के फॉर्म में नहीं। पानी आपको रेगुलर डाइट में डेली लेना है। अब हमारे पास टॉपिक है प्रिजर्विंग न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड। प्रिजर्वेशन क्या होता है? टू प्रोटेक्ट समथिंग फ्रॉम स्पॉइलिंग। मीन्स किसी भी चीज़ को सड़ने से बचाने को हम बोलते हैं प्रिजर्वेशन। खाना हो सकता है, खाने को ही सड़ने से बचाएंगे ऑब्वियसली ना, तो उसको बोलते हैं प्रिजर्वेशन। अब प्रिजर्वेशन कैसे कर सकते हो आप? एक तो खाने को हमेशा वॉश अच्छे से करना है। जब भी रॉ वेजिटेबल्स आप परचेज करते हो, यू शुड वॉश एंड कुक्ड दीज वेजिटेबल्स प्रॉपरली। उनको अच्छे से वॉश करके ही कुक करना है, अदरवाइज उनके ऊपर कई बार केमिकल्स होते हैं जो कि सब्जियों के ऊपर रह जाते हैं। Fruits and vegetables should be washed properly to make them free from dust and chemicals. Second है, food should be cooked with care so that its nutrients are not lost. खाने को ऐसे नहीं पकाना है कि आपको ढेर सारा पानी ऐड कर दिया, उसको फिर उसको पानी को जलाते जा रहे हो। उससे क्या होगा? पानी तो आप रिमूव कर लोगे, गैस भी वेस्ट होगी। दूसरा क्या होगा, उसके जो न्यूट्रिएंट्स है वो खाने के धीरे धीरे करके पानी के साथ इवेपोरेट होते हैं। आपको पता है खाने को हम इसीलिए कवर करके पकाते हैं जिससे कि उसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो इवेपोरेट ना हो पानी के साथ। आपने कभी नोटिस किया विटामिन सी, क्योंकि वो सॉल्युबल विटामिन है, तो वो क्या होता है, नींबू हमेशा बाद में डालते हैं खाने में। रीज़न क्या है? क्योंकि वो गर्म करने से वो इवेपोरेट हो जाता है, उसका ख़त्म हो जाता है विटामिन सी। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और ध्यान भी रखनी है। ओवर कुकिंग से भी जो उसके न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ओवर कुकिंग डिस्ट्रॉय द न्यूट्रिएंट्स ऑफ द फूड। रॉ एंड कुक्ड फूड शुड बी स्टोर्ड प्रॉपरली। कच्ची सब्जियों को, फ्रूट्स को या फिर वेजिटेबल्स को क्या करना है? फ्रिज में स्टोर करना है, अदरवाइज बाहर छोड़ देते हो तो वो सड़ जाएंगे। आप सड़ी हुई सब्जी खाओगे तो डेफिनेटली बीमार हो जाओगे। और यहाँ पे जो कुक्ड खाना है, सपोज बच गया खाना, उसको थोड़े टाइम के लिए फ्रिज में रख सकते हो, क्योंकि थोड़े टाइम तक ही उसमें जर्म्स नहीं होते। अदरवाइज 3-4 दिन का रखा हुआ खाना, बासी खाना फ्रिज में भी खराब होने लगता है, क्योंकि फ्रिज में भी जर्म्स होते हैं। अदरवाइज दे गेट स्पॉइल्ड ड्यू टू जर्म्स। तो बहुत लंबे टाइम तक खाना बना के नहीं रखना है, रेगुलर बेसिस पे ताज़ी खाना, बासी खाना नहीं खाना है। Food can be stored in refrigerator for a few days and in deep freezer for several weeks. डीप फ्रीजर का क्योंकि टेम्परेचर लो होता है तो वहाँ पर थोड़े ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर कर सकते हैं, लेकिन हर चीज़ को हम डीप फ्रीजर में स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो बेटर है कि आप डेली बेसिस पर ही उतना ही खाना बनाओ जिस तरह के कंज्यूम हो जाए। मम्मी को बोल देना। अदर मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ फूड आर डिहाइड्रेशन, केनिंग, सॉल्टिंग, स्वीटनिंग, पिकलिंग एंड एडिंग प्रिजर्वेटिव्स। डिहाइड्रेशन क्या होता है? धूप में सब्जियों को ड्राई कर लेना। जैसे पापड़ और चिप्स वगैरह बनाते हैं तो वो ड्राइंग मेथड होता है, उसको डिहाइड्रेट कर देते हैं। मीन्स जो पानी होता है वो सनलाइट की प्रेजेंस में पूरा इवेपोरेट हो जाता है। दैट इज नोन एज डिहाइड्रेशन प्रोसेस।
ऐसे भी हम स्टोर करते हैं खाने को। केनिंग, केनिंग क्या होता है, जर्म फ्री करके उसको केन्स में यानी कि डिब्बों में उसको पैक कर दिया जाता है, उसके बाद उसको मार्केट में सेल किया जाता है। सॉल्टिंग, नमक मिक्स करके, जैसे अचार बनाते हैं सिर्फ नमक डाल के अचार बना देते हैं, वो सॉल्टिंग मेथड हो गया प्रिजर्व करने का। वो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक वो फूड प्रिजर्व रहता है, सेफ रहता है, उसमें जर्म्स नहीं आते हैं। ठीक है। स्वीटनिंग, जैम जेली, ये सब जो चीज़ें बनती हैं वो स्वीटनिंग के थ्रू बनती है। उसमें चीनी ऐड करके भी मुरब्बाज बनाते हैं जो घरों में अचार जो डालते हैं, मीठा अचार, वो स्वीटनिंग का प्रोसेस है। पिकलिंग, आम का अचार सबके यहाँ डालता है, तो वो पिकलिंग मेथड हो गया। और एडिंग प्रिजर्वेटिव्स, प्रिजर्वेटिव्स जो मार्केट से जो चीज़ आती है, जैम जेली सॉसेस वगैरह, ये एक्चुअली इसमें इतने सारे प्रिजर्वेटिव्स ऐड कर देते हैं कि वो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। तो वी शुड अवॉइड जैम जेली सॉसेस एक्सेट्रा। जो बाहर से जितनी भी चीज़ें, इनको कोशिश किया करो कम से कम कंज्यूम किया करो, क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए होते हैं। धीरे धीरे करके बॉडी पर इसका साइड इफेक्ट्स आते हैं। तो आज के लिए कितना काफ़ी है। नेक्स्ट टॉपिक लेंगे हम डिजीज़। ओके, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।